कुछ जगह सिर्फ जमीन नहीं होती, वो इतिहास के जख्म और ज्ञान के मंदिरों से भरी होती है। और उनमें सबसे ऊपर है बिहार, एक ऐसी धरती जहाँ पे दुनिया की पहली राजधानी बनी, पहली यूनिवर्सिटी बनी और पहला ज्ञान का समुद्र उभरा। ये कहानी है बिहार की। जब से इंसान यहाँ आया और जब तक दुनिया डिजिटल हो गई, उस टाइम तक बिहार की क्या हालत हुई देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन ऑफ बिहार 10,000 BC से लेकर 2000 BC तक। दोस्तों मैं यहाँ जो BC कहूँगा उसका मतलब ये है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनसे 10,000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो बिहार के मैदान गंगा और सोन के किनारे 10,000 साल पहले यहाँ आदमी इंसान रहते थे। पाटलिपुत्र के आसपास के पहाड़ों में उनके पत्थर के औजार मिले हैं। तो ये लोग हंटर गैदर थे और शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और धीरे धीरे खेती सीखने लग गए थे। दोस्तों आपको तो ये सबको पता ही है कि जब तक यहाँ पे कोई धर्म नहीं आता है, जब तक कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है, तो यहाँ से पहले लोग आदिवासी के रूप में रहते थे और वो यहाँ पे रहते थे। आज भी ये आदिवासी रहते हैं जो कि झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में रहते हैं, पर इनकी आज आबादी बहुत कम है। इन्होंने कोई कल्चर सिविलाइजेशन नहीं बनाई थी, ये यहाँ पे रहते थे, शिकार करते थे, जो कि इनके अवशेष मिले हैं उसके जरिए पता लगा है। यह था बिहार का प्री हिस्टोरिक युग। आर्यंस और संस्कृत युग 1500 BC से लेकर 800 BC तक। फिर आए आर्य लोग और फिर आया वैदिक कल्चर जो अपने साथ लेके आए वेद और संस्कृत। मगध और मिथिला के लोगों ने उनके साथ अपनी बोली मिला दी थी। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आर्यंस बाहर से आए थे, लुटेरे थे, पर ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर इस पर डिबेट है कि आर्यन आए कहाँ से थे, क्या वो बाहर से आए थे, क्या वो इंडिया के कुछ दूसरे हिस्सों से आए थे और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और यहाँ पे अपना ज्ञान भी बांटा। पर एक बात तो है कि बिहार के जो लोग हैं और जो बिहार के जो आर्यंस है और जो बिहार के रीजनल्स हैं जिन्हें आप आदिवासी कहेंगे, उनमें फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी आदिवासियों को देखेंगे, कभी भी आप आर्यंस बिहारियों को देखेंगे, उनके अंदर फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत फ़र्क है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन ये फ़र्क होता है आर्यंस और आदिवासियों के अंदर। अब फिर हम वापस अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। जब आर्यंस यहाँ पे आए थे वो अपने साथ संस्कृत और वेद लेके आए थे। मगध और मिथिला के लोगों ने उनके साथ अपनी बोली मिला दी थी। संस्कृत था वो मिक्स हो चुकी थी और संस्कृत थी जो राजभाषा बन गई थी मगध, और प्राकृतिक जो जनभाषा थी, मतलब प्रकृति को बाकी लोग बोलते थे। और वैदिक काल तक जो संस्कृत थी वो राजभाषा बन गई थी। उस वक्त बिहार वैदिक कल्चर का हिस्सा बन गया था, लेकिन यहाँ के लोग अपनी जुबान में जीते थे, एक मिक्स ऑफ संस्कृत और लोकल डायलेक्ट, जिसे आगे जाके मगधी प्राकृत कहा गया। दोस्तों द बर्थ ऑफ मगध एंड द राइज ऑफ किंगडम्स 1000 से 600 BC तक। 1000 BC के बाद पूरे इंडिया में महाजनपद काल शुरू हो गया था और फिर धीरे धीरे जनपद जो महाजनपदों में बिगड़ने लगे, मतलब कि जो जनपद थे छोटे छोटे राज्य थे और फिर महाजनपद बनने लगे, एक बड़ा राज्य बनने लगे। और वहीं से बिहार के धरती की तरफ से निकले मगध, अंग, मज्जी और वेदे। यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला महाजनपद युग। यहीं से जो पहला जो हम सुनते हैं ना कि इंडिपेंडेंस हमको, जो कि गणतंत्र राज्य है, मतलब कि डेमोक्रेसी हमें बाहर से मिली है, यूरोपियंस ने दी है। अरे भाई वो आज से 2600 साल पहले तक वो बिहार ले हमें दी है। वहीं से ही जो गणतंत्र राज्य था, लिच्छवी नाम था, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट चलता था वो डेमोक्रेसी के थ्रू राजा को चुना जाता था। इतना पुराना है तो हमारे पास सब कुछ है, बस लोग देखते नहीं है, बाहर घूमते हैं। तो ऐसे ही फिर महाजनपद काल शुरू हुआ। फिर बुद्ध और महावीर का बिहार 600 से लेकर 300 BC। ये था बिहार का सबसे पवित्र युग। लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध ने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया और वैशाली के महावीर ने जैन धर्म की नींव रखी थी। और दोनों ही सनातन धर्म से निकले थे, दोनों ने ही वेद पढ़े थे और दोनों ने ज्ञान अर्जित किया था, इसलिए उन्हें इतना ज्ञान मिला और वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग फिलोसफी बनाते गए। और दो सबसे बड़े धर्म बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों यहीं से निकले थे दोस्तों। बिहार अब एक सिर्फ एक राज्य नहीं था, एक स्पिरिचुअल सेंटर बन गया था कि यहाँ पे सब लोग, जहाँ पे हम जाते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते हैं, किसका नाम सुनते हैं, पर बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये इतने फेमस थे ना कि भाई क्या बात करें, ये सब यहीं से लोग निकले थे। फिर मौर्य अंपायर और बिहार का गोल्डन एज स्टार्ट हुआ दोस्तों 322 BC से लेकर 185 BC तक। मतलब कि मैन जो सेंटर था वो पूरा का पूरा मगध अंपायर था। फिर आया एक समय जब बिहार दुनिया पर राज करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र से अपना साम्राज्य बसाया था और अशोका ने इसे एशिया तक फैला दिया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ही थे जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था कि इसी टाइम पर पूरा भारत सेंटर अथॉरिटी से चलता था, जो कि थी मगध। मगध कैपिटल था जो कि आज का बिहार है, और बिहार दुनिया का पॉलिटिकल कैपिटल बन गया था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहीं बने। ग्रीक इंस्टीट्यूशन, जो कि पहले टाइम ग्रीक का बहुत ज्यादा अटैक होता था, वो में से कोई ग्रीक हिस्टोरियन वो लिखते हैं कि पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र वाज ग्रेटर देन एथेंस। मतलब कि जो बाहर के लोग कह रहे हैं कि जो पाटलिपुत्र है, पटना है, वो एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है उससे बेस्ट है, बेहतर है। मतलब कितना ऊपर रहा होगा उस टाइम तक मगध एम्पायर, जो कि बिहार है दोस्तों। फिर मगध एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, उसके बाद नए नए एम्पायर्स आए। फिर सन 320 से लेकर 600 तक। अब 300 CE बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म के बाद के 320 साल बाद
320 से लेकर 600 CE तक। फिर आए गुप्तास, चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त बिहार को ज्ञान का राज्य बना दिया था। उससे पहले तक बिहार था मगध, वो बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, उन पे कब्जा कर रखा था, जो ज्योग्राफी बहुत बड़ा था। पर इस टाइम पे बिहार जो मगध था वो कल्चर हब भी था, रिलीजियस हब, कल्चरल हब। साइंस के अंदर बहुत गति करी थी पूरे भारत में। कालिदास लिख रहे थे, आर्यभट्ट पटना में एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर थे। और यहीं इंडिया के नहीं थे, बाहर से भी आते थे। यहाँ लिखा गया था अर्थशास्त्र, आयुर्वेद और विज्ञान का इतिहास। मतलब कि जो भी आपको जो देख रहे हैं ना 1600 साल पहले लिख चुका था और भारत से शुरू हुआ था। फिर ये ज्यादा देर तक गोल्डन पीरियड चलने नहीं वाला था, तो ये खत्म हो गया था। जब गुप्ता एम्पायर खत्म हुआ तो हर्षवर्धन थे जो लास्ट राजा थे, जो उन्होंने पूरे इंडिया को जोड़े रखा था। जब उनके अंत के बाद छोटे छोटे राजा अपने अपनी टेरिटरी पर क्लेम करने लग गए थे और अपने अपने निकले गए थे। और वहीं से वेस्ट से राजपूतों का उदय हुआ और उन्होंने वेस्ट से और उधर से ही फिर इस्लाम भी शुरू हो गया था। और इस्लाम से बहुत लोग यहाँ पे आने लगे थे, पर राजपूतों ने उन्हें रोके रखा था 500 साल तक, सन 700 से लेकर 1193 में। पर उसके बाद अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने हरा दिया था। तो उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और वहीं से ही जो बाहर के लुटेरे थे इस्लामिक आक्रमणकारी यहाँ पे आए और उन्होंने पूरा गोलमाल कर दिया था। और 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। ये वो यूनिवर्सिटी थी, अगर इसे अभी तक यहाँ पे वो होती, इंडिया टॉप पे, पर बाहर के लोग ये चाहते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर थे ये लोग, जलते थे पता नहीं क्या। तो इन्होंने जो ज्ञान का हब था उसको जला दिया और जहाँ से 9 लाख पुस्तकें धुआं बन गई थी। बिहार का ज्ञान सभ्यता और गौरव राख बन गया था और फिर शुरू हुआ एक लंबा अंधकार। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी जली उसके बाद से बिहार एकदम से डिक्लाइन हो चुका और वैसे धीरे धीरे इंडिया का भी डिक्लाइन हो चुका था जब से मुस्लिम इन्वेशन यहाँ पे हुआ था। हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बट इस टाइम तक जो हिंदू राजा थे उनको कोई अधिकार नहीं था इंडिया पे और वही शासन करते रहे। पहले इस्लामिक जो अंग्रेज आए थे वो लोग, तो फिर बिहार का तो युग खत्म हो चुका था, मगध हट चुका था वहाँ से। दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1206 से लेकर 1707 तक की, जहाँ से दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल तक क्या हुआ। बिहार अब एक बॉर्डर प्रोविंस बन चुका। पहले दिल्ली सल्तनत फिर मुगल्स दोनों ने पटना को अपना एडमिनिस्ट्रेट बनाया हुआ था। पटना में ट्रेड करते थे, खेती करते थे और वहाँ से इसलिए यहाँ पे व्यापारी आने लगे थे। लेकिन बिहार के लोकल्स को इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग बिहार पर व्यापार करते थे और यहाँ से चीज़ें उठा के ले जाते थे। बोली बदल गई थी, संस्कृत मगधी थी, प्राकृत थी, यहाँ से बदल धीरे धीरे वो भोजपुरी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी। हिंदी और उर्दू का इन्फ्लुएंस हो गया था, जो कि मुगल से लेके आए थे पर्शियंस। बोली यहाँ पे मिक्स हो गई। बिहार के गाँव अब भी मिट्टी से जुड़े रहे, पर सरकार उनकी नहीं रही, मतलब कि सरकार तो मुस्लिम्स की थी। फिर आए ब्रिटिशर्स पीरियड आया 1757 से लेके 1947 तक। क्या हुआ बिहार के अंदर? जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कलकत्ता को कैपिटल बना दिया था, पोर्ट के पास थी। बिहार सिर्फ उनका रिसोर्ट जोन बन गया था। खेत में नीले जो खेती थी, पता ही आपको, इंडिगो उगाया गया, लोगों को जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई। और वही माइंड सेट अभी तक भी बिहार के लोगों में है, मजदूरों वाला, ठीक है। और जब गए कुछ लोग बिहार के लोगों को ले जाया गया मॉरिशस और फिजी मजदूरी करने के लिए, तो उन्होंने अपनी भोजपुरी गीत साथ ले गए और वहीं से ही बिहार का कल्चर था वो डेवलप हुआ। लेकिन अपनी धरती पे वो मजदूर बन गए थे, पूरी तरीके से मजदूर के जोन में आ चुके थे। और फ्रीडम फाइटर और रिवोल्यूशन हुआ। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को हिला दिया था। चंपारण में गांधी आए और इंडिगो के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिहार देश के क्रांति का दिल बन गया था। आज़ादी मिली, लेकिन बिहार का विकास अब भी बंद था। अब आज़ादी थी, उस टाइम तक तो बाकी स्टेट की भी हालत कोई सही नहीं थी इंडिया के, पूरे इंडिया को आज़ाद हुआ था, पर बिहार की हालत और खराब हो गई। आज़ादी के बाद बिहार में उद्योग थे जो बंद हो चुके थे, शुगर मिल्स, कोयल मिल्स और फैक्ट्रीज। लेकिन 1970 के बाद करप्शन, कास्ट पॉलिटिक्स और नेगलेक्ट ने सब बर्बाद कर दिया था। ये कास्ट पॉलिटिक्स थी जो कि नो डाउट कि पूरे इंडिया में होती है, पर बिहार में कुछ ज़्यादा ही होती थी। यहाँ के लोग समझते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। जब ब्रिटिशर्स ने इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो मजदूर वाले जोन में आ चुके थे, तो ऐसी हालत हो गई। करप्शन, कास्ट पॉलिटिक्स, नेगलेक्ट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। झारखंड अलग हो चुका था, जो मेन रिसोर्स था बिहार का वो अलग हो चुका था। तो बिहार अपनी खदानों और इंडस्ट्रियों से खाली हो गया था। अब बिहार के पास कुछ बचा नहीं था खेती के अलावा। बिहार के लोग काम के लिए दिल्ली, मुंबई और पंजाब जाने लगे। बिहार मजदूर बन गया और मालिक नहीं बन पाया। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी स्टेरियोटाइप बन गए थे, बिहारी ऐसे होते हैं, वो होते हैं। बीमारी खाने लगे लोगों को, क्योंकि उनमें गलती बिहारियों की भी है, क्योंकि वो सिविंग सेंस था नहीं, खत्म हो चुका था। कुछ भी कहीं भी खा के थूक देना। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री थी उसने भी बदनाम किया बिहार को, उसके कल्चर को। इस तरह के चक्कर में लोगों का भी मन हट चुका था और ये सब करना, इसलिए ना डेवलपमेंट हुआ ना इज्जत मिली। अब मॉडर्न बिहार, राइज आफ्टर द फॉल। अभी का बिहार है 2000 से लेकर 2025 तक, लेकिन बिहार रुका नहीं। 2005 के बाद सड़क, बिजली और स्कूल बने। गंगा एक्सप्रेस जो पटना के मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट आए, IIT, एम्स और यूनिवर्सिटीज ने बिहार बनाया। मगर सवाल अब भी है कि वो बिहार इतना टैलेंट नहीं है बाकी स्टेट उनसे कम्पीट कर सके। इसलिए लास्ट में बिहार हर चीज़ में। दोस्तों ये है, अब देखते हैं अब 2025 के अंदर वापस बिहार के अंदर चुनाव है। अब देखते हैं बिहार है वो क्या करता है। सो गाइस, ये था बिहार का अमीरी से लेकर गरीबी तक का सफ़र। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।